हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑडियो क्लियर हो। हेलो। यस सर, देखिए इनकम टैक्स की केस स्टडी नंबर 6 तक हम लोग कर चुके थे। आज हम इनकम टैक्स केस स्टडी नंबर 7 पढ़ेंगे फॉर द पर्पज ऑफ नवंबर 22 एग्जामिनेशन। सर ये वाला जो आपका केस है ना, जैसे कि केस स्टडी नंबर 6 भी हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर ही थी और 7 भी हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर ही है। ठीक है, यस सर, यहां तक की बात तो ओके है, बट 7 में है क्या? केस स्टडी नंबर 6 जब मैंने आपको पढ़ाई थी तो मैंने आपको पूरा केस स्टडी पहले समझाया, उसके बाद हम एमसीक्यू की तरफ मूव किए थे। आज हम क्या करते हैं, पहले एक बार एमसीक्यू देखते हैं, टाइम बचाने के लिए कि हम पहले एमसीक्यू देखते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में सोचना है सर। तो आइए, जब हम एमसीक्यू करते हैं तो 7.1 पहला एमसीक्यू क्या पूछ रहा है? बिकॉज बहुत से एमसीक्यू ऐसे होते हैं ना जिसके लिए आपको केस स्टडी पढ़ने की नीड नहीं है, वो तुरंत आपको पता चल जाता है कि भाई ये तो लॉ के ऊपर ही बना हुआ है, ये केस के ऊपर नहीं है, लॉ के ऊपर ही डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन यही होगा। देखिए, while computing the total income of Mr. Ram, the income from residential and commercial unit let out during the previous year 21-22 will be taxed under the head। आपसे इन्होंने सीधी बात पूछी कि सर मिस्टर राम की, मिस्टर राम जो भी हो, एक आदमी का रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल हाउस रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का जो रेंट आता है, क्या वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होता है? हाँ सर। याद करो, हाउस प्रॉपर्टी हेड में केवल हाउस नहीं आता था, गोडाउन शॉप का भी रेंट आता था, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का भी, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स का भी रेंट आता था। तो सर यहाँ पे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा 7.1। आपको केस लॉ पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। देखो 7.1 का आंसर क्या है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, चाहे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हो या कॉमर्शियल हाउस प्रॉपर्टी हो। 7.1 दैट इज आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर ही टैक्सेबल होती है। इतना क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। हाँ सर, इतना तो क्लियर हो रहा है हमको। आगे आइए, नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। व्हाट वुड बी द टैक्स ट्रीटमेंट of vacant residential and commercial unit held as stock in trade as on 31st of March 2022। देखो, जितना भी आपका हाउस प्रॉपर्टी हेड है ना, इस हाउस प्रॉपर्टी हेड में मोटा मोटी 4 बातें ऐसी हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं और गलत होने के चांसेस होती हैं। इन चारों बातों को मैं इसी वीडियो के अंदर बता दूंगा। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे एक वैकेंट रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल यूनिट है, इसका क्या होगा? आइए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। देखिए, राम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स इज द sole proprietorship concern of Mr. Ram, and the main business of the concern is construction, development and sales of residential and commercial unit। राम भाई साहब क्या करते हैं, राम एंड डेवलपर्स जो हैं वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, रियल एस्टेट बिजनेस है, रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल प्रॉपर्टी बना के बेचते हैं। ठीक है सर। राम बिल्डर एंड डेवलपर डेवलप अ प्रोजेक्ट नेम्ड लग्जूरिया हेवन which has both residential and commercial units with its own fund। ठीक है भैया, राम साहब ने लग्जूरिया हेवेंस बनाया, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी भी है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, अभी तक तो इतना पता चला ना, बिल्डर है, बिल्डर ने एक प्रॉपर्टी बनाई लग्जूरिया हेवन नाम से, रेसिडेंशियल कॉमर्शियल दोनों तरह की प्रॉपर्टीज वहां पे है। इट obtained certificate of completion for the said project with effect from 31st March 2021। बॉस यहां पे आपकी ये एक इंपॉर्टेंट लाइन, क्यों? आइए आपको बताते हैं। देखो, आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है, देखो चाहो तो लिख लेना साथ में, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर जो हाउस प्रॉपर्टी हेड है ना, उसने कुछ बातें हमको बताई है। हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर लिखा है कि जो रियल एस्टेट बिजनेसमैन होते हैं, रियल एस्टेट वाले जो बिजनेसमैन होते हैं सर, वो जैसे मान लीजिए इन्होंने एक बिल्डिंग बनाई ऐसी, ठीक है, इसमें बहुत से फ्लैट बना दिए इन्होंने, बहुत से फ्लैट बना दिए, तो क्या सारे फ्लैट एक साथ बिक जाते हैं? ऐसा नहीं होता है सर, सारे फ्लैट एक साथ नहीं बिकते हैं। अब क्या हुआ, अज्यूम करिए सर इसमें से 50% फ्लैट्स तो बिक गए, 50% फ्लैट्स खाली पड़े हुए। ठीक, तो सर इन खाली पड़े हुए फ्लैट्स का क्या करें जाए? मेन बात यहाँ पे आती है, क्या पता खाली पड़े हुए फ्लैट्स को बिल्डर्स ने लेट आउट कर दिया, रेंटल इनकम कमा रहे हैं और दिखा रहे हैं इसको तो हमने बेचने के लिए रखा हुआ था, तो हम क्या करें सर ऐसे सिचुएशन में? वो इनकम को दिखाते ही नहीं है। बहुत सी ऐसी कंडीशन आ सकती है। तो एक रूल आ गया है हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर, सीधी बात, नो बकवास, टाइम कम है इसलिए मैं आपको पूरा कंसेप्ट की पीछे की हिस्ट्री नहीं समझा रहे हैं, कंसेप्ट को सीधा समझिए। सर यहाँ पे बोला है, आपका सीबीडीटी बोलता है, इनकम टैक्स एक्ट बोलता है, हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर बात कही जाती है कि जिस ईयर में
जिस ईयर में इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया ना, जिस ईयर में इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया, यहाँ पे लिखा था 31 मार्च 2021 को इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया, तो उस ईयर के एंड से, मतलब अगर मान लो 1 जुलाई 21 को इसका कंप्लीशन, 1 जुलाई 20 को इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आता, तो अभी इसका ईयर एंड क्या होता है, 31 मार्च 2021। तो जिस ईयर में कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया उस ईयर एंड से 2 साल के बाद, मतलब 31 मार्च 2021 के 1 साल बाद 2022 आता है, फिर 2023 आता है। तो 2023 के बाद, मतलब 2023 के बाद मतलब 1 अप्रैल 2024 से जितने भी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी वैकेंट रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं, देखो अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट किया तब तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में चला ही गया, आपने बुक्स में दिखाई दिया। लेकिन अगर बहुत से बिजनेसमैन क्या करते थे कि हाउस प्रॉपर्टी को लेट आउट तो कर दिया लेकिन वो दिखाते नहीं, दिखाते थे मेरा वैकेंट पड़ा है, मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, बिकॉज एक एक फ्लैट इनके लिए क्या है, स्टॉक इन ट्रेड है बिल्डर्स के लिए, तो दिखाते थे कि स्टॉक इन ट्रेड पड़ा है, इसको मैंने लेट आउट नहीं किया, तो बहुत इसमें इनकम छिप जाती थी उनकी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि भाई साहब जिस ईयर में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उस ईयर से 2 साल के अंदर अंदर, जिस ईयर में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उस ईयर से 2 साल के अंदर अंदर आपके बिक गए तो ठीक है, लेकिन 2 साल बाद अगर आपका कोई फ्लैट वैकेंट भी है ना, तो हम उसको मान लेंगे डीम्ड लेट आउट। हम उसको क्या मान देंगे, डीम्ड लेट आउट है, और तब हम आपसे उसके ऊपर हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम चार्ज करने लगेंगे। लेट आउट हो या ना हो, डीम्ड लेट आउट मान के हम इनकम चार्ज करने लगेंगे वैकेंट हाउस प्रॉपर्टीज के लिए। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए आइए, अब यहाँ पे क्या हुआ, इनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला 31 मार्च 2021 को, तो इसके 2 साल बाद क्या होगा, 31 मार्च 2021 से 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, मतलब मार्च 2024 में नसल वैकेंट, मार्च 2024 वाला जो ईयर आएगा उसमें वैकेंट हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स बनता होगा, वहां पे उसको डीम्ड लेट आउट इनकम बोलते होंगे। आपका एमसीक्यू क्या पूछ रहा है बॉस, आपका एमसीक्यू पूछता है what would be the tax treatment of vacant residential and commercial unit held as stock in trade on 31 मार्च 2022। कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिले अभी सिर्फ 1 साल हुआ है सर, अगर 2 साल बीत जाता तब वैकेंट हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स की बात होती। अभी तो सर हमको कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही मिला 31 मार्च 2021 को, 1 साल नहीं बीता, इसलिए कोई भी टैक्स की बात नहीं होगी, कोई भी डिविडेंड इनकम नहीं बनेगी सर यहाँ पे। तो सर यहाँ पे देखिए वैकेंट कैन नेवर बी, देखो यहाँ पे पढ़ते हैं, द वैकेंट रेसिडेंशियल यूनिट वुड बी डीम्ड टू बी लेट आउट। भाई साहब डीम्ड टू बी लेट आउट नहीं कर मानते हैं, वैकेंट यूनिट बोथ रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल वुड बी डीम्ड टू बी लेट आउट, डीम्ड टू बी लेट आउट है ही नहीं सर। द एनुअल वैल्यू ऑफ बोथ वैकेंट रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल यूनिट वुड बी नील फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। सर असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए बोथ नील है, वर्क नहीं कर रहा, एक सेकेंड, ओके, दोनों के लिए नील है, ठीक है। द एनुअल वैल्यू ऑफ बोथ वैकेंट रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल यूनिट वुड बी नील फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। हाँ सर इस असेसमेंट ईयर के लिए तो दोनों की वैल्यू नील होगी ना, हमने बोला डीम्ड इनकम मानेंगे ही नहीं। Hence, no income is chargeable in for such units under the head of IFHP। हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई भी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी, तो सर आपका ये आंसर सही होगा। चौथा आंसर क्या लिखा है, देखो वैकेंट यूनिट हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड कैन नेवर बी डीम्ड टू बी लेट आउट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये बात गलत है सर, एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा नहीं हो सकता कि उसके हाउस प्रॉपर्टी की इनकम को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, 2 साल बाद वो डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाता है, आप लेट आउट करो या ना करो डीम्ड टू बी लेट आउट मान लिया जाता है। तो सर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के ऊपर है, चलो पहले आगे की केस स्टडी पढ़ते हैं सर। आइए सर, Ram sold majority of residential units and commercial units in financial year 21-22. However, around 30 residential unit and 15 commercial unit were held and stock in trade as on 31st March 2022। सर बहुत से प्रॉपर्टीज बिक गई हैं, 30 घर और 15 कॉमर्शियल शॉप्स पड़ी हुई हैं जो नहीं बिकी हैं अभी, फॉर द पर्पज ऑफ प्रीवियस ईयर 21-22। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक, देयर वाज अ स्लम्प इन डील, अच्छा इन द रियल एस्टेट सेक्टर, भैया रियल एस्टेट सेक्टर में स्लम्प आ गया था, और इन ऑर्डर टू अर्न सच इनकम फ्रॉम दीज यूनिट्स राम इंसिडेंटली लेट आउट some of the unit held in stock in trade, the details of unit constructed, sold and held in stock in trade are given under। देखो यहाँ पे बताया है कि रेसिडेंशियल यूनिट इसने 100 यूनिट बनाई थी, यूनिट 70 बेच दी हैं, 30 इसके पास पड़ी थी, जिसमें से इसने लेट आउट किया है 10 को,
20 खाली पड़ी रही और इतना रेंटल इनकम आया। इस हिसाब से इन्होंने बताया है, कंफ्यूज मत होना यार। देखो यहाँ पे ना वैकेंट लैंड के लिए पूछा था, वैकेंट यूनिट्स के लिए पूछा था, देखो यहाँ पे वैकेंट यूनिट्स के लिए पूछा था। अगर आप खुद ही बुक्स ऑफ अकाउंट में बताते हो कि देखो देखो मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने ये प्रॉपर्टी लेट आउट की है, ये इनकम आई है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट थोड़ी कहेगा कि अरे चलो अब 2 साल पहले पहले हम इसको नहीं मानेंगे। वो 2 साल का रूल केवल वैकेंट हाउस प्रॉपर्टीज के लिए है बॉस। ठीक है सर जी, तो यहाँ पे ये डिटेल दी हुई है। आगे देखते हैं। आउट ऑफ रेसिडेंशियल यूनिट सोल्ड, जो यूनिट्स बिक गई हैं उसमें से 5 रेसिडेंशियल यूनिट वर सोल्ड टू हिज फ्रेंड मिस्टर गौरव हु इज आल्सो अ रियल एस्टेट डेवलपर ऑन 15 फरवरी 2022 फॉर 20 लाख ईच। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट वाज 23 लाख ईच। देखो 20 लाख में 5 प्रॉपर्टी बेची हो, मतलब 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप बेच दी हो। उस समय स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 23 लाख रुपए की थी सर। ठीक, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर है सर 23 लाख रुपीस की। हाउएवर, यद्यपि the agreement of sale was entered into on 1st of November 2021 on which the date of stamp duty was 22 lakh rupees. Mr. Ram received 1 lakh by way of account pay bank draft on 1st of November 2021 from Mr. Gaurav. ठीक है सर जी, एक बहुत अच्छा सा रूल आपको पढ़ाया हुआ है हमने। हमने ये बोला था, यहीं पे बता रहे हैं आपको, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद आएगा ना तो प्लीज आप लोग बीच में पार्टिसिपेट करना। हमने ये बोला था कि जनरली ऐसा देखने को मिलता है कि यहां से लेके यहां तक की एक टाइमलाइन बनाई थी कि सर कोई कहता है कि प्रॉपर्टी हम मार्च में, सर कोई कहता है प्रॉपर्टी हम अप्रैल में खरीदना चाहते हैं, वो अगस्त में बात करता है डेवलपर से और उसको कुछ टोकन मनी भी दे देता है, ये ले लीजिए सर 2 लाख रुपए और मैं इस प्रॉपर्टी को लूंगा। ये आज बुकिंग करवा ली, आपने देखा है बुकिंग करवा ली, आज क्या करवाई हमने, बुकिंग करवा ली, लेकिन सेल कब होती है, इन फ्यूचर डेट। मानते हैं अगस्त है ना यहाँ पे, ये अगले साल अप्रैल 2023 में सेल हो रही है, इतना मान रहे हैं हम। ठीक है, तो सर यहाँ पे बुकिंग में आपने एग्रीमेंट किया और एग्रीमेंट में कुछ पैसा दिया होगा, तो सर यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आता है कि जब एक्चुअल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी वो तो सेल की डेट पे होगी, यहाँ पे आके एक्चुअल में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी, तो प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट की डेट पे और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल सेल की डेट पे डिफर हो गई। अब क्या करें, तो इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है अगर एग्रीमेंट की डेट पे आपको कुछ पैसा अदर देन कैश मिला है, अकाउंट पे चेक से मिल गया हो, डिमांड ड्राफ्ट से मिल गया हो, ईसीएस के थ्रू मिल गया हो, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू, तब तो आप एग्रीमेंट की डेट का एसडीवी ले लीजिए। लेकिन अगर एग्रीमेंट की डेट पे आपको कैश में पैसा मिला था, क्रॉस चेक से मिला था, तब तो आप सेल की डेट वाला एसडीवी लेंगे। यहां पे क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि एग्रीमेंट की डेट पे 1 लाख रुपए अकाउंट पे चेक से मिल गया है, तब सर एसडीवी कौन सा लेंगे, एग्रीमेंट की डेट वाला। अभ्यास रेंज में डिटेल में कराया है, प्लीज यहाँ पे आप बस ब्रश अप करते रहो कंसेप्ट। तो सर यहाँ पे वहां पे मैंने बताया था ना कि फॉल्स हो सकता था, बैक डेट में पेपर बनवा लेंगे और कैश में दिखा देंगे तो फायदा ले सकते हैं, तो इन सब चीजों को रोकने के लिए किया गया, बट वो उस वाले बैच में यहाँ पे नहीं। तो सर यहाँ के लिए मेरा एसडीवी क्या माना जाएगा, एग्रीमेंट की डेट वाला एसडीवी, और एग्रीमेंट की डेट को देखिए, ऑन द डेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी वाज 22 लाख, एग्रीमेंट की डेट पे मेरा एसडीवी कितना है सर, 22 लाख रुपीस है। तो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन आप कैपिटल गेन की कैलकुलेशन के लिए एसडीवी कौन सा लेंगे, सर एग्रीमेंट की डेट का लेंगे, मतलब 22 लाख रुपए का लेंगे। अब सर टॉलरेंस बैंड की बात करते हैं। हम सभी लोगों ने पढ़ा है सर जो टॉलरेंस बैंड होता है वो क्या बोलता है, अगर कंसिडरेशन का 110% तक एसडीवी है, कंसिडरेशन के 110% से कम, कंसिडरेशन के 110% से कम या इक्वल्स अगर एसडीवी है तो सर कंसिडरेशन को ही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाता है। यहां पे इन्होंने 20 लाख रुपए दिए 5 फ्लैट्स के, सर 20 लाख का 110% कितना होता है सर, 22 लाख रुपए, और एक्चुअल एसडीवी भी 22 लाख रुपए ही है। सर 10% तक का टॉलरेंस हम मानने को तैयार थे, इसका मतलब हम मान लेंगे कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 20 लाख रुपए ही है और 5 फ्लैटों के लिए 20 लाख इंटू 5 1 करोड़ रुपीस होता है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा है। What would be the full value of consideration in respect of sale of unit of to Mr. Gaurav for the purpose of computing profit and gain from transfer of units? Transfer of units करने के लिए what would be the full value of consideration in respect of sale of units to Mr. Gaurav? जो 5 फ्लैट गौरव को बेचे हो ना आप, जो 5 फ्लैट गौरव को बेचे हो उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पूछ रहा है आपसे ये।
बताइए क्या होगी सर? भैया 20 लाख रुपया मान के हम इसको 1 करोड़ कर देंगे, और क्या 1 करोड़ कर देंगे, काम खत्म। सर यहाँ पे 1 करोड़ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, assume that 1 lakh was paid in cash by Mr. Gaurav to Mr. Ram on 1st of November 2021। assume करिए कि एग्रीमेंट की डेट पे आपको बैंक, जो बैंक वाला सिस्टम है, सॉरी क्रॉस चेक से पेमेंट हुआ है ना, ये कैश से हुआ है, ठीक है। आपका अकाउंट पे चेक नहीं था और एनएफटी नहीं था, ईसीएस वगैरह नहीं था, डिमांड ड्राफ्ट नहीं था, आपको कैश में पैसा मिला है, तो सर कैश को तो कंसीडर करेंगे नहीं, तो एग्रीमेंट की डेट का एसडीवी तब तो लेंगे नहीं। तो यहाँ पे बोला 1 नवंबर वाला एसडीवी नहीं लेंगे, मतलब यहाँ पे मेरा एसडीवी कौन सा लगेगा, 23 लाख जो क्वेश्चन में दिया है। देखो एसडीवी कौन सा जाएगा, 23 लाख। ट्रांसफर की डेट का एसडीवी देखो 23 लाख ऑन द डेट ऑफ सेल, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल वाला 23 लाख। अब सर क्या बात आई, हमको टॉलरेंस बैड कितने का मिला था, 10% का मिला था। सर 20 लाख का 110% अगर हम करते हैं तो सर 22 लाख रुपए। क्या मेरी एसडीवी 22 लाख रुपए से ज्यादा है? हाँ, मेरी एसडीवी है 23 लाख रुपए। क्या मेरी एसडीवी 20% की 110% दैट इज 23 लाख से ज्यादा है? तो यस, हमारी एसडीवी है 23 लाख रुपीस। तो सर यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना हो जाएगा, 23 लाख रुपीस। क्लियर हो रही है बात? अच्छा क्लियर हो रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आएगा 23 लाख रुपीस पर फ्लैट का। अब बोला कि अज्यूम करिए कि 1 लाख वाज पेड इन कैश बाय मिस्टर गौरव टू मिस्टर राम ऑन 1st of November 2021 instead by way of account pay bank draft, what would be the income chargeable under the head of 56(2)(10) in hands of Mr. Gaurav? In hands of Mr. Gaurav, Mr. Gaurav को कितना सस्ता पड़ गया बताओ? अरे सीधा करो, मिस्टर गौरव को कितना सस्ता पड़ गया? 23 लाख रुपीस की बात, 23 लाख रुपीस को यहाँ पे एसडीवी की चीज को ये मिस्टर गौरव कितने में पाए हैं, 22 लाख रुपीस में पाए हैं। मिस्टर गौरव को कितना सस्ता पड़ गया, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है अंडर सेक्शन 56(2)(10। इस बात को समझिएगा, आप ऐसे नहीं कह सकते सर 1 लाख रुपया सस्ता पड़ रहा है। आंसर देखो क्या लिखा है, 56(2)(10) एक्सप्लिकेबल नहीं हो रहा है। क्यों सर? मिस्टर गौरव भी एक वो थे, क्या कहते हैं, रियल एस्टेट। मिस्टर गौरव कोई वो नहीं है, इंडिविजुअल नहीं है जो परचेज कर रहा है, रियल एस्टेट वाले व्यक्ति हैं। मिस्टर गौरव हु इज आल्सो अ रियल एस्टेट डेवलपर, खुद भी एक डेवलपर है सर, तो उसके ऊपर 56(2)(10) नहीं लगता। 56(2)(10) तब लगता अगर आपको कोई प्रॉपर्टी सस्ती में मिल जाती है, सस्ती प्रॉपर्टी अगर आपको मिल जाती है तो सर 56(2)(10) वहां पे आ जाता है कि प्रॉपर्टी 50,000 रुपए या फिर एसडीवी के 10% विच एवर इज हायर तक का बेनिफिट क्लेम करते हैं, उसके ऊपर भी अगर आपको फायदा होता है तो 56(2)(10) के अंदर उसको टैक्सेबल कर दिया जाता है। लेकिन जहां पे रियल एस्टेट डेवलपर है तो ये फायदा तो इनको नहीं मिल पाएगा, इसको तो टैक्सेबल कर दिया जाएगा, बट ये 56(2)(10) के अंदर नहीं जाएगा। वहां पे जब याद करो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो बेचने वाला डेवलपर है वो तो पूरा पूरा लेगा, वो वहां पे टैक्स भरेगा, ये भाई साहब अपना परचेज ही सस्ता दिखाएंगे, बट सर 56(2)(10) के अंदर यहाँ पे भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। इतना क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? 56(2)(10) के अंदर सर यहाँ पे टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी। इतना क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सर इतना क्लियर हो गया कि इस सेक्शन के अंदर 56(2)(10) एप्लीकेबल नहीं है। अब सर हाउस प्रॉपर्टी में यही सब कुछ क्वेश्चन थे, ये 4 अगर आपको जानने होंगे, जो 4 मेन एडजस्टमेंट होती है बोल देना, मैं आपको बता दूंगा 4 मेन एडजस्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी की क्या होती हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम अभी आपको बता ही देते हैं, प्लीज वीडियो स्किप मत करना। 4 आपसे मेन इंस्टीट्यूट जो चीजें पूछती है वो ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलवेज रिमेंबर बॉस कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का भी जो रेंटल आता है वो टैक्सेबल होता है, लेकिन जो वैकेंट लैंड है, जो वैकेंट लैंड है या तो वो आईएफओएस में टैक्सेबल होगी, वैकेंट लैंड का ये रेंट या तो आईएफओएस में टैक्सेबल होगा या तो सर पीजीबीपी के अंदर टैक्सेबल होगा। दूसरा ये आपसे बार बार बात करेंगे सर अनरियलाइज्ड रेंट का, कि आपकी प्रॉपर्टी 2 साल पुरानी थी जिसका आपको रेंट नहीं मिला, करंट ईयर में आपने बेच दिया है और उसके बाद फिर आपको उसका रेंट मिल जा रहा है, तो क्या होगा? तो सर भले ही प्रॉपर्टी बिक गई है, अगर अब रेंट मिलता है ना, एरियर रेंट या अनरियलाइज्ड रेंट, जो इस पे पहले टैक्स नहीं लगा है, वो अगर अब मिलता है तो जिस करंट फाइनेंशियल ईयर में वो मिलता है, जिस करंट ईयर में वो आपको मिलता है, जिस प्रीवियस ईयर में इवन आपको जिस प्रीवियस ईयर में वो रेंट मिलता है, उस प्रीवियस ईयर के अंदर हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल किया जाता है। और ऑलवेज रिमेंबर 30% का स्टैंडर्ड टैक्स वहां पे, स्टैंडर्ड डिडक्शन वहां पे दिया जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये आपसे बहुत मेनली बार बार करते हैं कि सर
ये बताइए कि हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड में अगर पड़ी है, तो हाउस प्रॉपर्टी स्टॉक इन ट्रेड के अंदर पड़ी है, तो ऑलवेज रिमेंबर करना कि 2 इयर्स, 2 साल का, बॉस ऑलवेज रिमेंबर 2 साल बाद, जब भी आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है उस ईयर के एंड से 2 साल के बाद ही उस वैकेंट हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर आपका डीम्ड लेट आउट इनकम आती है, जो कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्सेबल होता है। और चौथी बात, बार बार आपसे टॉलरेंस बैंड के बारे में करते हैं, टॉलरेंस बैंड आपको 110% तक का मिलता है, प्लस साथ ही साथ हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस में भी आपके साथ ये प्ले करते हैं। हाउस प्रॉपर्टी हेड का मैक्सिमम लॉस 2 लाख ही सेट ऑफ के लिए एप्लीकेबल होता है। इन 4 पॉइंट्स के अलावा कहीं पे भी आपसे इंस्टीट्यूट गेम नहीं करता है। तो आई होप आप ये सब चीजें याद रखेंगे और आपका ये वाला वीडियो भी आपको कहीं ना कहीं आपके मार्क्स को बढ़ाने के लिए या फिर आपकी चैप्टर इसकी ग्रिप बनाने में मदद करेगा। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अपने अगले केस सिनेरियो के साथ।